दीपशिखा ऑनलाइन क्लासेज में आप सब संस्कृतियों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है कि आप सब खुश होंगे और आपका अध्ययन अब निरंतर गति पकड़ रहा है, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। हमने संज्ञा प्रकरण में पढ़ा था कि हलंत्यम से इत संज्ञा होती है, इत संज्ञा के बाद में तस्य लोप से उनका लोप होता है इत वर्णों का, और इत संज्ञक वर्णों के लोप और आदिर अंत्य सहायता सूत्र से हम प्रत्याहार बनाते हैं। प्रत्याहार संज्ञा और संज्ञी के बारे में जाना। उसके बाद में हमने उच्चारण काल के आधार पर स्वर वर्णों का वर्गीकरण जाना। उसके बाद में हमने स्थानकृत विभेद किया और देखा कि जो स्वर वर्ण है वो उदात्त होते हैं और अनुदात्त होते हैं, ठीक है। और तीसरा इसका जो भी वर्गीकरण है वो है स्वरित है, ठीक। स्वरित में हमने देखा था कि उदात्त और अनुदात्त का मिश्रित रूप है। एक ही वर्ण को आप उदात्त भी बोलेंगे, अनुदात्त भी बोलेंगे। उसके बाद में उन्होंने क्लियर कर दिया कि शुरुआत में जो आवाज निकलेगी वो उदात्त निकलेगी, फिर अनुदात्त निकलेगी, है ना। स्वरितस्य आदितो अर्धम उदात्त है ना। स्वरित जो है वो उसका प्रारंभिक आधा भाग उदात्त होता है। इस तरीके से अपनी क्लास आगे बढ़ रही थी। उम्मीद करता हूँ कि यह सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, और अगर समझ में नहीं आए तो आप YouTube चैनल के कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करें, सुझाव दें, ठीक है। अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकन को बटन दबा दें ताकि कल सुबह मॉर्निंग में आपको जल्दी ही क्लास मिल जाए। हम बात करते हैं नेक्स्ट, जहाँ से हमने क्लास को छोड़ा था वो अपना सूत्र था मुख नासिका वचनो अनुनासिक है। मुख नासिका वचनो नुनासिक है, ये एक संज्ञा सूत्र है। क्या है? संज्ञा सूत्र है, ठीक है। तो इसके संज्ञी कौन है? इसके संज्ञी हैं जो नाक से उच्चारण किए जाते हैं। तो ये मैं, अंगे, ण और न, ठीक है ना। ये 5 वर्ण अनुनासिक वर्ण हैं जिनका उच्चारण नाक से किया जाता है। लेकिन ये बात अधूरी है, सामान्यतः हम ऐसा ही पढ़ते हैं। आपको पूरी बात पढ़ने के लिए क्या पढ़ना है? मुखेन सहित है नासिकयो उच्चार्यमाणो वर्णो नुनासिक है। पूरी बात ये है, आपको इसको मुख और नाक से ऐसा नहीं पढ़ना है, मुख और नाक और नहीं लगाना है। वो द्वंद्व समास हो जाता है तो वहां पर ये पूरी बात ही मतलब बिगड़ जाती है। आपको क्या सीखना है? मुख सहित नाक से जो इन वर्णों का उच्चारण किया जाता है वो अनुनासिक होते हैं। ऐसा क्यों कहा मैंने? जैसे ये मैं वर्ण है, ठीक है, इसका उच्चारण कहाँ से होगा? इसका उच्चारण एक तो होठ से हो जाएगा, दूसरा इसका नाक से हो रहा है। तो ये नाक से तो हो रहा है मैं का उच्चारण, लेकिन इससे पहले इसका उच्चारण होठ से भी तो हो रहा है ना, ओष्ठ से भी तो इसका संबंध है। तो ये क्या हो गया? मुख से भी है और नाक से भी है, इसलिए इनको अनुनासिक वर्ण कहते हैं। ये विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, पेपर सेटर है वो कहेगा मुख और जो अनुनासिक वर्ण है उनका उच्चारण होता है मुख और नाक से, और वो फोर्थ में देगा मुख सहित नाक से, है ना। तो आप पहले में जल्दीबाजी में मुख और नाक से मत कर देना। पूरे प्रश्न को पूरे ध्यान से पढ़ना है और पूरे ऑब्जेक्ट्स देखने के बाद में, सारे विकल्प देखने के बाद में निर्णय लेना है। ये एक तरीका होता है एग्जाम पास करने का, ठीक है। उसके बाद में अपन वर्णों की बात करते हैं। किस तरीके से अपने देख लिया था कि जो स्वर वर्ण है वो कालकृत हो गए। कालकृत कैसे हो गए? कि वो ह्रस्व होते हैं, दीर्घ होते हैं, प्लुत होते हैं। फिर स्थानकृत बात कर ली हमने। क्या करी हमने? स्वर वर्णों की किस तरीके से बात करी? बोलो जी, ये कालकृत वर्गीकरण कर दिया। कालकृत सर आपने कैसे किया? इसलिए किया कि ये क्या होते हैं? ह्रस्व और दीर्घ और प्लुत होते हैं, है ना। कालकृत ना समय लगता है, इसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है, प्लुत में इसमें थोड़ा ज़्यादा और इसमें बिल्कुल कम, है ना। तो इस तरीके से ये कालकृत वर्गीकरण हो गया। दूसरा क्या हो गया? स्थानकृत वर्गीकरण हो गया इनका। स्थानकृत कैसे हो गया?
स्थानकृत ऐसे हो गया कि ये उदात्त होते हैं, अनुदात्त होते हैं और स्वरित होते हैं, क्योंकि वो स्थान से तय होता है। कहाँ से? जैसे हारमोनियम होता है ना, कितने सुर होते हैं, तो कौन सा सुर पतला मोटा है कैसा है, वो हारमोनियम का बटन तय करता है। वैसे ही बटन हमारे मुंह में ऑर्गन में है, तो कौन सा बटन दबेगा वैसी आवाज निकलेगी। ये सारी डिटेल से अपन बातें करेंगे जब अपन वो पढ़ेंगे ना उच्चारण स्थान। ठीक है। उसके बाद में तीसरा वर्गीकरण कौन सा हो गया? नासिका वाला हो गया, कि नाक से जिनका उच्चारण है वो अनुनासिक वर्ण है। तो 3 प्रकार से इनका वर्गीकरण कर लिया। तो ये होते कितने हैं फिर, टोटल इनकी संख्या कितनी है? अगर अपन टोटल संख्या करें वर्णों की तो एक बार डिटेल से देख लेते हैं कि पहला अपन करते हैं स्वर वर्ण। कौन से? स्वर वर्ण। और स्वर वर्ण हाँ ये होते हैं 22। बहुत ज़्यादा हो गया आपकी नज़र में ना, लेकिन 22 कैसे हैं पता तो होगा सबको, सब जानते होंगे 22 स्वर वर्ण कैसे हैं ना। अगर आप सेकंड ग्रेड संस्कृत से एग्जाम दे रहे हो तो संस्कृत वाले बच्चों को ये जानना जरूरी है कि स्वर हैं वो 22 है ना, 22 होते हैं। कैसे होते हैं एक बार देख लेते हैं अपन। इनको अपन बात करें तो ये एक तो ये ए है, उसके बाद में आ और ये हो गया। ये ए के 3 भाग हो गए। इसको ये ह्रस्व हो गया, दीर्घ हो गया, ये प्लुत हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में अपन ई की बात करते हैं। ये ह्रस्व है, ये दीर्घ है और ये प्लुत हो जाएगी। फिर उसके बाद में ये ऊ है और ये दीर्घ है और ये प्लुत हो गया। उसके बाद में री की बात करें तो ये दीर्घ नहीं होती, ये या तो लघु है, ह्रस्व है या फिर प्लुत है। ठीक है ना, ये याद विशेष रूप से याद रखना। और री की बात करें तो री ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। और ये हो गई प्लुत हो गए ना। तो कितने हो गए गिनो? 3 6 9 12 नहीं 9 और 2 11 3 कितने हो गए? 14। तो अपन ने यहाँ पर 14 कर लिए। ठीक है। उसके बाद में ए दीर्घ है, ये इसका ह्रस्व होता नहीं है ए का, ये दीर्घ में चलता है और इसका प्लुत हो जाएगा। ठीक है। फिर ये आई है, इसका दीर्घ हो गया और इसका प्लुत हो गया। उसके बाद में ओ है, इसका दीर्घ है और इसका प्लुत रूप हो गया। और ये औ है, ये दीर्घ हो गया और ये भी क्या हो गया? प्लुत हो गया। तो 14 उधर कर लिए थे और कितने हो गए? 8 इधर हो गए। तो कितने हो गए? 14 और 8 22 हो गए ना। कोई कंफ्यूज है क्या 22 में? कोई कंफ्यूज हो तो मुझे कमेंट बुक में ज़रूर बताना कि किस तरीके से आपको कंफ्यूज रह गया इनमें। अब अपन ने बात करी थी वर्णों की, तो वर्ण स्वर वर्ण 22 कर दिया अपन ने। ठीक है, ये बात अपनी क्लियर हो गई। उसके बाद अपन दूसरा देखते हैं कौन से? स्पर्श वर्ण। आप सब जानते होंगे इन वर्णों को स्पर्श क्यों कहते हैं। तो ये 25 होते हैं और ये क से लेकर के मैं तक के वर्ण होते हैं। अगर आपको ये पता नहीं होगी इनको स्पर्श क्यों कहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं दोबारा बताऊंगा आपको। तीसरे कौन से होते हैं? अंतस्थ। ये कितने होते हैं? ये रे ले वे, तो ये 4 हो गए। और उसके बाद में अपन बात करते हैं ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण कितने होते हैं जी? ये भी 4 होते हैं। टोटल करो कितने हो गए? 55 हो गए क्या? कितने हो गए? 7 7 4 11 15 और ये 5 55 हो गए। उसके बाद में एक होता है जो वैदिक मंत्रों में आता है, हृदय आता है ना, हृदय। इस प्रकार से आपको सूक्तों में मिलेगा जिसको हृदय बोलते हैं। ऐसा कुछ है, ठीक से नहीं लिख पा रहा हूँ मैं, लेकिन आप सूक्तों में पढ़ेंगे तो आपको ये मिल जाएगा इस तरीके से। तो एक ये हो गया। ठीक है।
तो कितने हो गए? 56 हो गए। उसके बाद में 56 में और क्या जोड़ें? कुछ और रह गए। यम वर्ण कितने हो गए? 4। और अनुस्वार, अनुस्वार 1 है। उसके बाद में विसर्ग, विसर्ग भी 1 है। उसके बाद में क्या है? जीवा मूल्य है। जीवा, चिंता मत करो, ये उच्चारण स्थान में सब डिस्कस हो जाएंगे। इसको जीवा मूल्य क्यों कहा, तो ये भी 1 हो गया। एक और क्या हो गया? उपद महान्य, उपद महान्य, ये भी 1 हो गया। तो टोटल कितने हो गए? 4 4 8 हो गए। 56 8 कितने हो गए? 64। तो अपन कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लो इनका, इसका, ठीक है ना। और आप सुंदर सुंदर लिखना, थोड़ा इधर से ऐसे आलतू फालतू का सा जल्दी में मत लिखना, है ना, सजा के लिखना। और 64 वर्ण हो गए संस्कृत में। इनमें किसी भी प्रकार की कोई डाउट हो कि सर इसको ऐसे कैसे कहा, तो वो डाउट वैसे आगे की क्लास में क्लियर हो ही जाएगा। फिर भी अगर आपको किसी प्रकार का कन्फ्यूज हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, मैं इसको दोबारा सरलीकृत रूप से पेश करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद। ठीक है, तो ये अपने 64 वर्णों की बात हो गई। ऐसे कोई नहीं पूछेगा एग्जाम में कि कितने वर्ण होते हैं, बहुत कम चांसेस है ना, ऐसे विवादित हो जाएगा फिर प्रश्न। बहुत सारे लोग ऐसे खड़े भी हो जाएंगे, सर नहीं ये देखो इतने ही है, इसको तो माना नहीं गया है। तो ऐसे, लेकिन पता होना चाहिए, सामान्य जानकारी होनी चाहिए आपको। अब अपन बात करते हैं कि ये जो स्वर वर्ण है, ये स्वर वर्ण जिनकी संख्या 22 देखी थी हमने, ये 3 प्रकार से विभेदित हैं। स्थानकृत विभेद था, कालकृत था और क्या था? नासिकाकृत था। तो फिर इनकी तो संख्या ज़्यादा हो जाएगी, है ना। देखो ये ए है, इसको अपन ने ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत 3 रूप माने हैं। लेकिन इसके 3 रूप वो भी तो हो गए ना, कौन से? उदात, अनुदात और स्वरित हो गए, ठीक है ना। फिर इसके 3 रूप और भी बन जाएंगे, 2 रूप और भी बन जाएंगे, कौन से? अनुनासिक और अननुनासिक। तो ऐसे तो ए के बहुत प्रकार बन जाएंगे। और यहाँ से प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार है ये, मान लो। क्या है कि वो पूछेगा आपको कि ए के कितने प्रकार होते हैं, तो बोलो ए के 18 होते हैं। ई के कितने प्रकार होते हैं? ई के भी 18 होते हैं। ऊ कितने प्रकार का होता है? 18 प्रकार का होता है ना। री कितने प्रकार का होता है? ये भी 18 होता है। लृ कितने प्रकार का होता है? आप सब जानते होंगे, ये सब 12 इसके भेद हैं लृ के ना, 12 प्रकार का होता है। इसी प्रकार से ये ए 12, आई 12, ओ के भी 12 भेद और औ के भी 12 है भेद, ठीक है ना। द्वादश भेदा, है ना। अब कैसे हुआ? जैसे ये लृ है, लृ में अपन ने बीच में जो स्पेस छोड़ा था कि इसमें दीर्घ नहीं होता, तो दीर्घ नहीं होने की वजह से इसमें 6 कम हो गए, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं तो इसको थोड़ा डिटेल से बता देता हूँ आपको, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो कैसे करते हैं अपन करते हैं इनको, देखो ऐसे एक टेबल बनाते हैं, सुंदर सी टेबल। आप इस तरीके से ड्रॉ करो एक टेबल, और ये टेबल है ना, सुंदर सी टेबल होनी चाहिए। उसमें अपन लिखेंगे सबसे पहले ये ए वर्ण, क्या लिखेंगे? ये ए लिख दिया। ये ह्रस्व है ना, अपने आप में दिख रहा है तो ह्रस्व है, तो अपन ऐसे कह सकते हैं कि ह्रस्व है ना, और उदात है ना, ह्रस्व भी है ये, उदात भी है, और अनुनासिक है। एक रूप है का ये हो गया ना, ये ह्रस्व तो अपने आप ही हो गया। उदात इसलिए कोई चिन्ह नहीं है, अगर नीचे अंडरलाइन होती है ना तो इसको अनुदात बोल देते, और ऊपर लाइन होती तो उसको स्वरित बोलते, लेकिन ऐसा है तो इसको, और ये अनुनासिक है तो इसको अनुनासिक बना देते हैं, ये रूप है इसका। फिर कहता है कि ये उदात तो है, ह्रस्व तो ही है, उदात भी है, लेकिन ये क्या है? अनुनासिक, अनुनासिक है।
यहाँ पर भाई एग्जाम में ध्यान रखना, तुम वो अनुनासिक पूछे या वो अनुनासिक लिख दे तो तुम अनुनासिक मत मान लेना जल्दीबाजी में। जैसे वो लिखा गया निम्न में से कौन से वर्ण अनुनासिक है, और आप जल्दीबाजी में सोच लोगे ये तो अनुनासिक पूछ रहा है ना, तो ऐसे इन वर्ण शब्दों में बड़ा कंफ्यूज रहेगा, तो इनको ध्यान से पढ़ना, ठीक है। तो ये अनुनासिक है तो ये ए हो गया, ठीक है। उसके बाद में यही ए है, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, अब क्या करें, अब ये करना साहब, ये हस्व तो है ही है, इसमें तो कोई कंफ्यूज नहीं है, लेकिन ये अब अनुदात हो गया, क्या हो गया, अनुदात है। चलो अनुदात हो गया, और अनुदात हो गया तो अनुनासिक भी हो गया ये देखो राइटिंग सुंदर होनी बहुत जरूरी है, अनुदात है और अनुनासिक है, ठीक है ना, समझ गए आप। और इसको ऐसे कर दो, फिर यही बात हो जाएगी, अनुदात तो है ही है और अनुनासिक हो जाएगा, अन लगा दो फिर, और फिर अनुनासिक है, जो अनुनासिक नहीं है वो अनुनासिक हो गया। तो अब ये इस रूप में आ जाएगा। फिर तीसरा क्या हो जाएगा, हस्व तो है ही और ये स्वरित हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, स्वरित हो जाएगा, और स्वरित के बाद में अनुनासिक हो जाएगा, और स्वरित के बाद में क्या हो जाएगा, अनुनासिक हो जाएगा। तो उसमें ये ऐसे हो जाएगा ऊपर लाइन, और एक रूप कैसे हो जाएगा, कुछ ऐसा ही है ना, कुछ ऐसा ड्रॉ कर लो, सूक्त में देखना, सूक्त में इसके बहुत ही सुस्पष्ट आपको स्वरूप मिल जाएंगे, ऐसा मिल जाएगा आपको, है ना। और एक रूप कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो कितने हो गए, 1 2 3 सॉरी कितने हुए, 1 2 3 4 5 और 6 है ना, एक है द्वैत है ना, इस तरीके से 6 तक हो गए, है ना। अब क्या हो गया, इसके 6 रूप हो गए, तो इसके दीर्घ में क्या बनेंगे, सेम ही, है ना, सेम ही दीर्घ में बनेंगे। तो आप ये दीर्घ लिखो और एज इट इज बन जाएंगे, सिर्फ क्या चेंज होगा, यहाँ पर हस्व की जगह दीर्घ हो जाएगा, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लुत हो जाएगा, ठीक है, ये प्लुत हो जाएगा। तो इस तरीके से इनका वर्गीकरण हो गया यार, ये गिन के देख लो आप, 18 हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। अठारह हो गए ना, 6 12 और 18, कोई दिक्कत है क्या, है तो कमेंट बॉक्स में बताना, कल फिर समझा देंगे। अच्छा, इसके ए की जगह मैं ई रख दूं तो ये 6, ये 6 और ये 6, ई के 18 हो गए। उसके बाद में अगर मैं ई की जगह ऊ रखूं तो ऊ के भी 18 हो गए। उसके बाद में अगर मैं ली को रखूं तो ली को रखने पर क्या होगा, ली को रखने पर इतना ही अंतर होगा कि ये जो 6 ली क्या जाएंगे, और यहाँ पर इसका खाली रहेगा बॉक्स, क्योंकि ली का कभी भी दीर्घ स्वरूप नहीं बनता, दीर्घाभाव होता है। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि कस्य स्वर वर्ण से दीर्घाभाव है, ये बहुत बार पूछा गया, तो ली वर्ण से, और इसका प्लुत में 6 हो जाएंगे, तो 6 6 12 हो जाएंगे, ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। उसके बाद में अगर मैं री की बात करूं, री वर्ण की 6 और ये बीच वाले 6 दीर्घ वाले और प्लुत वाले, तो ये कितने हो गए, 18 हो गए री के। उसके बाद में अपन ए का किया था, एक की चर्चा की थी ना, तो ए हस्व दीर्घ और प्लुत का होता है, ठीक है ना। उसी प्रकार से ओके 12 हो जाएंगे। वो 12 क्यों होते हैं, 18 क्यों नहीं होते, क्योंकि उनके हस्व रूप नहीं होते, वो अपने आप में दीर्घ होते हैं, है ना, ए आई ओ औ अपने आप में ही दीर्घ होते हैं। तो क्या हो जाएगा, उनके 12 रूप बनेंगे, ठीक है। अब अपन आगे बात करते हैं उच्चारण स्थान के बारे में, और उच्चारण स्थान को बड़े डिटेल से पढ़ेंगे अपन,
ठीक है। उच्चारण स्थान को विशेष रूप से पढ़ेंगे। अब उच्चारण स्थान पढ़ने के लिए क्या करना है अपने को? उच्चारण स्थान पढ़ने के लिए उच्चारण स्थानम हेडिंग दो, और इसके दो तरीके हैं। या तो आप इसको रट लो, या तो इनको रटो, या आप इनको फील करो कि ये उच्चारित कहाँ से हो रहा है ना, इसकी आवाज़ कहाँ से निकल रही है। इनको सिर्फ ऐसे टैग नहीं दिया गया, इनको फील किया गया है ना अपने मुंह के ऑर्गन में। मुख के जो पार्ट्स हैं, जो मुख के भाग हैं, जहाँ पर हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं, उसी के अनुसार इनको नाम दिया गया है। जैसे हारमोनियम में बहुत सारे वो जो बटन होते हैं, उनमें हर बटन की अलग आवाज़ होती है ना, हर की अलग आवाज़ होती है। वैसे ही हमारे ऑर्गन्स में भी अलग अलग जगह से अलग अलग आवाज़ें निकलती हैं, इसलिए हम पर इतना सुस्पष्ट बोल पाते हैं, ठीक है ना। तो आप इसको फील करके भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से, क्योंकि एग्जाम में आप अगर देखेंगे कि ये वर्ण आया, चलो मैं इसको बोल के देखती हूँ धीरे से, तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ इसका उच्चारण स्थान क्या है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, एक सूत्र लिखना है। सूत्र में क्या है? सूत्र में ए कु है और विसर्जनीय नाम एकु है, विसर्जनीय नाम कंठ है। एकु है, विसर्जनीय नाम कंठ है। इसको याद रखना है। इसमें सारी की सारी गणित इस उच्चारण स्थान की, कंठ के उच्चारण स्थान की छुपी हुई है। यहाँ पर उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, ठीक है ना। ये कंठ उच्चारण स्थान है। अब देखो कैसे होता है, इसमें कंठ उच्चारण स्थान में कौन कौन से वर्ण किस प्रकार से आते हैं, हम इनका वर्गीकरण करते हैं। ये एक तो है ए, एक है ये कु। कु का मतलब है जो क वर्ग पूरा है ना, इसको कु से संबोधित किया गया, तो इसमें क है और क है, ख, ग, घ और अंग, ये वर्ण है। उसके बाद में क्या है? ह वर्ण है, और उसके बाद में है विसर्ग। इन सब वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ है। कितने हो गए? 5 और 1 6, 7 और 8, 8 वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ है। अगर परीक्षा में पूछे कि कंठ से कितने वर्ण बोले जाते हैं ना, तो आप इस सूत्र के अनुसार 8 गिन सकते हैं। हालांकि ऐसे प्रश्न आते नहीं है, क्योंकि उसमें फिर विवाद हो जाता है, क्योंकि कुछ वर्ण ऐसे भी होते हैं जिनका उच्चारण कंठ और दूसरे ऑर्गन से संयुक्त रूप से किया जाता है, जैसे कंठ और ओष्ठ से किया जाता है। तो ऐसे प्रश्न संख्या वाले नहीं आते। यहाँ से प्रश्न आने के लिए बहुत सारे और भी तरीके हैं ना। तो क्या होता है कि जैसे अपन ए बोलते हैं, अब अपन प्रैक्टिकली समझते हैं। जैसे बोलते हैं तो अपने जो हवा है ना फेफड़ों के अंदर, या जो है ना, उसको जैसे ये संकुचित होती है तो हवा बाहर निकलती है। ये हवा जहाँ पर टकराती है ना, वही उच्चारण स्थान होता है। जैसे अपन बोले, अपना पेट सिकुड़ता है, अपन बोलते हैं तब, है ना, पंप होता है ना, पंप होता है तो ये हवा बाहर निकलेगी, और हवा बाहर जहाँ हवा टकराती है वही उच्चारण स्थान अपन मान के चलेंगे। क्योंकि अपने पता कैसे चलेगा कि हवा कैसे कहाँ टकरा रही है? इसलिए क्योंकि वहाँ पर वाइब्रेशन होगा, वहाँ पर कोई न कोई वाइब्रेशन कुछ न कुछ फील होगा हमें। जैसे अपन पढ़ते हैं ए, तो ए को पढ़ेंगे ना, तो ए को इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि इसका जो हवा टकरा रही है वो कंठ में टकरा रही है। कहाँ टकरा रही है? कंठ में, इसलिए इसका उच्चारण स्थान कंठ हुआ। और इसका टाइटल नहीं दिया गया, ओष्ठ नहीं दिया है ना, मूर्धा नहीं दिया है ना, इसलिए दिया है ये क्योंकि हवा कंठ के अंदर वाइब्रेशन कर रही है। जैसे बोलो ए बोल लिया, अब आप च बोल के देखो, च में वो वाइब्रेशन नहीं है जो ए में है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान कंठ है। एक बार आंख बंद करके बोलो ए, कंठ हो गया, समझ गए ना। अब परीक्षा में यदि ए आ जाए तो आप धीरे से बोलना ए, पता लग जाएगा कंठ में वाइब्रेशन हो रहा है। उसके बाद में देखो क, ख, ग, घ, अंग, सब में बोलोगे तो कंठ में वाइब्रेशन हो रहा है। सर किसी दूसरे में भी हो रहा है क्या वाइब्रेशन? कंठ में देख लेते हैं। त, थ, द, ध, न, नहीं हो रहा है। प, फ, ब, भ, म, कंठ में वाइब्रेशन नहीं हो रहा है ना। अब बोलो है हनुमान, हनुमान है में कंठ में वाइब्रेशन है, इसलिए है का भी उच्चारण स्थान क्या हो गया? कंठ हो गया, ठीक है। उसके बाद में क्या बचा? विसर्ग। विसर्ग का उच्चारण स्थान भी कंठ बताया गया है।
ये आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, थोड़ा सा अभ्यास कर लोगे तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। नहीं तो अगर आपसे पार पड़े तो आप एक छोटा सा ये बना लेना, ए कु और है, बस ये 3, ए कु है कंठ कर देना, ए कु है कंठ। इस तरीके से आप कुछ शॉर्ट ट्रिक बना सकते हैं इसके ना, तो आपका मामला ठीक सा बैठ जाएगा। उसके बाद में अपन बात करें कि ये जो विसर्ग है इसका मैंने क्या इसमें सूत्र में बताया गया है, विसर्ग का कंठ, है ना। तो इसके बारे में कोई विशेष बात कर लेते हैं, एक्सक्लूसिव जिसको बोलते हैं ना, वो बात कर लेते हैं कि जैसे शब्द है राम है, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये ए है लास्ट में और ए के साथ में ये विसर्ग है ना, तो इसका स्वाभाविक है कि इसका उच्चारण स्थान, विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ ही होगा, है ना, कंठ ही होगा। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी भी होंगी जिनमें विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ नहीं होगा, वो हमें देखनी है। तो आप देखो अयोगवाह वर्णों को देख लेते हैं अपन, कौन से वर्ण, अयोगवाह, अयोगवाह से पूरी बात क्लियर हो जाएगी। अयोगवाह का मतलब है जिनका योग नहीं है, किसी और के साथ नहीं जुड़े हैं, न योगवाह, अयोगवाही वर्ण, अयोगवाही वर्ण कौन सा है, पहला विसर्ग ले लो, और विसर्ग के बारे में एक स्पेशल बात लिख लो, विशेष बात है, मेरे हिसाब से बहुत विशेष बात है आपके ज्ञान के लिए। लिखो विसर्ग, विसर्ग जिस वर्ण के साथ आश्रित होगा, क्या लिखा आपने, विसर्ग जिस वर्ण के साथ आश्रित होगा वही उसका उच्चारण स्थान होगा। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अगर ठीक से पेपर सेटर ने प्रश्न बनाया तो ये बहुत कम बच्चों का ठीक होगा, और आपका तो होना ही है ना। कैसे, जैसे मान लो अपन ने राम में ए का उच्चारण स्थान क्या माना था, कंठ, लेकिन अगर यहाँ पर रवि ही आ गया, ये रवि आ गया, तो अपन कैसे करेंगे, रे और ये आगे व ई और यहाँ पर विसर्ग। अब देखो अपन इसको कंठ कैसे दे सकते हैं नाम, ये जो विसर्ग है यहाँ पर इसको कंठ कैसे दे सकते हैं कि इसका उच्चारण स्थान कंठ है, क्योंकि ये ई के साथ उच्चारण हो रहा है, रवि ही ना, रवि ही, तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तालु, क्या हो जाएगा, तालु। अब तालु कैसे हुआ, जब आगे पढ़ेंगे ना आप, ई का उच्चारण स्थान तालु है, ये तालु के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसका उच्चारण स्थान अपने आप ही तालु हो जाएगा। जैसे आप बोल के देखो, ई का उच्चारण स्थान वैसे तालु है, ये तो बात आगे क्लियर होगी, लेकिन रवि ही कह में अह में कंठ में वाइब्रेशन था, लेकिन रवि में वो कंठ में वाइब्रेशन खत्म हो गया, इसलिए ये एनालिसिस किया गया कि विसर्ग का वैसे कंठ बताया गया, लेकिन अगर ये ई के साथ में आश्रित है तो ई का उच्चारण स्थान होगा, अगर ऊ के साथ आश्रित है ऊ का उच्चारण स्थान होगा। जैसे अपने मान लिया भानु, क्या माना, भानु। अब भानु में क्या करेंगे, ये लास्ट में ऊ है, ऊ के साथ में तो ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, तो इस विसर्ग का उच्चारण स्थान भी ओष्ठ हो जाएगा। तो आप क्या लिखा आपने कि विसर्ग जिस वर्ण स्वर वर्ण के साथ में आश्रित होगा वही उस आश्रित वर्ण का उच्चारण स्थान ही विसर्ग का उच्चारण स्थान होगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई होगी, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो इसका। उसके बाद एक है अनुस्वार और यमवर्ण, इनका नासिका निश्चित है, नासिका इनका उच्चारण स्थान नाक से होगा। क्या इनके लिए है नासिका अनुस्वार से, तो यम और अनुस्वार वर्णों का उच्चारण स्थान सिर्फ और सिर्फ नाक ही होगा ना। ठीक है, अनुनासिक वर्ण अलग है, अनुस्वार अलग है ना। वो अनुनासिक तो वो उसके मुख सहित नाक से बोले जाते हैं, तो उनके तो उच्चारण स्थान क्या होंगे, जैसे अंग है तो अंग क्या हो जाएगा, नाक तो होगा ही होगा, कंठ भी होगा, है ना। तो इस प्रकार से इसका उच्चारण स्थान केवल नाक है। ठीक है,
उसके बाद में और अयोगवाही वर्ण कौन से हैं, क्या है, एक है जिह्वा मूल्य। जीवा मूल्य, इसका उच्चारण स्थान क्या है, जीवा का मूल जो बीच का भाग है ना, जीवा का, जीव का, टंग का बीच का भाग है, मूल भाग है, वहां से इनका उच्चारण स्थान होता है, इसको इसलिए इनको जीवा मूल्य कहते हैं। ये ऐसे देखने को मिलते हैं, प्रचलित नहीं है, ये वैदिक संस्कृत में चलते थे, ये इस तरीके से है इनका रूप। तो इनका जीवा का मूल जो स्थान है, मूल भाग है, बीच का भाग है, वहां से इनका उच्चारण होता है। एक क्या है, उपद मान्य। उपद मान्य में क्या है, ये प और फ के साथ आश्रित रहते हैं, प और फ के साथ। तो प और फ के साथ आश्रित रहने के लिए, रहने के कारण इनका स्थान क्या हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा। इनका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा। ठीक है, तो अपन ने क्या पढ़ा, अपन ने ये पढ़ा कि जो उच्चारण स्थान में कंठ जो उच्चारण स्थान है उन वर्णों को देखा। उसके बाद में अपन ने अयोगवा वर्ण है ना, नए योग, किसी और के साथ जुड़े हुए नहीं है वो, है ना। ठीक है, तो उनका उच्चारण स्थान हमने डिटेल से देखा। ठीक है, अब इसका आगे का पार्ट हम कल करेंगे। यदि इस वीडियो में आपको किसी भी प्रकार का कंफ्यूज हो ना, कोई भी बात समझ में नहीं आ रही, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, सुझाव दें, है ना। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। जय हिंद, जय संस्कृत।